अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, टैरिफ वॉर पीक पे आ चुकी है। उस पे जाने से पहले एक छोटा सा आपके सामने ये रखूँगा। ये वो कंट्रीज़ जहाँ पे सबसे ज़्यादा एंटी डिप्रेसेंट दवाई इस्तेमाल होती है, यानी डिप्रेस, स्ट्रेस, टेंशन कम करने की दवाई सबसे ज़्यादा जिन कंट्रीज़ में इस्तेमाल होती है उसमें नंबर 1 पे आइसलैंड है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर पोर्टुगल है, फिर इंग्लैंड है, फिर कनाडा है, फिर स्वीडन है, फिर बेल्जियम है, डेनमार्क है, स्पेन है, न्यूजीलैंड है और फिनलैंड है, ऑस्ट्रिया है। अजीज़ दोस्तों, अब ये सारे नाम मैंने जो कंट्रीज़ के लिए, आपने एक बहुत ही वायरल ऐसा ही एक चार्ट है कि दुनिया के सबसे हैप्पी कंट्रीज़, हैप्पीनेस इंडेक्स, सबसे खुश कंट्रीज़ में यही सारे नाम थे टॉप पे। स्कैंडिनेविया में टॉप पे थे और यहाँ पे स्कैंडिनेविया के सारे कंट्रीज़ हैं। आइसलैंड है, स्विट्ज़रलैंड है, स्वीडन है, डेनमार्क है, तो फिनलैंड है, नॉर्वे है। तो फिर ये क्या कॉन्ट्राडिक्शन है कि एक तरफ कह रहे हैं कि ये सबसे खुश मुल्क है और दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा टेंशन रिलीज़ की दवाई भी यही कंट्रीज़ इस्तेमाल करते हैं। इसी चार्ट के नीचे लिखा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रेगुलरली रैंकिंग में नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को टॉप पे रखता है कि सबसे ज़्यादा हैप्पी कंट्रीज़ ये हैं, जबकि अब ये एक्सपर्ट्स भी कहने पे मजबूर हो गए हैं कि सबसे ज़्यादा एंटी डिप्रेसेंट दवाई भी यही लोग इस्तेमाल करते हैं। तो क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? तो ये है कि ये सिर्फ आपके सामने रखना था कि ये जो इंटरनेशनल थिंक टैंक्स और इंस्टीट्यूट्स और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो बनाए गए हैं ना, ये एक इंटरनेशनल इकोसिस्टम लेफ्ट का जो है उनकी तरफ से बनाए गए हैं, जिसके बस सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर बिल गेट्स हैं, जिनकी अपनी ज़ाती दौलत 120 बिलियन डॉलर है। आप सोचें कि पाकिस्तान का 6 महीने का जीडीपी इससे कम है। तो ये लोग अपनी मर्ज़ी के रिसर्च रिपोर्ट्स और चार्ट्स वगैरह दुनिया में फैलाते रहते हैं। अजीज़ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए हैं पूरी दुनिया पे। एक्चुअली देखें, लॉजिकली स्पीकिंग आप इसको कोई आर्ग्यू कर नहीं सकते, इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि जितना आप अमेरिका की प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ लेते हैं, हम भी आपकी प्रोडक्ट्स पे इतना लेंगे ना। अब जैसे भारत है, वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स जब आप भारत में इंपोर्ट होती हैं, भारत में आती हैं, तो 52% लेता है। तो भारत, अमेरिका कह रहा है कि हम आपकी प्रोडक्ट्स के ऊपर 26% ले रहे हैं, आधा ले रहे हैं। तो बोला ये तो गलत है, जितना आप हमसे टैक्स ले रहे हैं हम भी उतना ही लेंगे। तो लॉजिकली देखा जाए तो बात तो सही है। तो अब अमेरिका ने बराबर कर दिए कि जितना आप हमारी प्रोडक्ट पर टैक्स लेंगे हम आपसे इतना लेंगे। इसमें भारत पे 26% बढ़ाया है, इस पे पाकिस्तान भी फंसा है, पाकिस्तान पे 29% बढ़ाया है, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे 58% टैरिफ लेता था, तो अमेरिका आधा लेता था। तो अमेरिका और प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसका खुलासा यूँ किया है कि इसमें उन कंट्रीज़ का कसूर नहीं, इसमें हमारे डफर प्रेसिडेंट्स का कसूर है जिन्होंने ये चीज़ें एक्सेप्ट की हुई थी। उन कंट्रीज़ को तो फ़ायदा था, तो वो तो मज़े से चल रहे थे। तो आज वो अगर शोर मचाएंगे तो किस लीगल पॉइंट पे मचाएंगे? हमारे प्रेसिडेंट्स अगर शुरू से ही इतना ही वो रखते टैरिफ, तो आज अमेरिकन प्रोडक्ट्स ज़्यादा प्रोड्यूस होती, ज़्यादा बिक रही होती और नेशनल ट्रेजर में टैक्स भी बहुत ज़्यादा आता। ये उनका लीगल पॉइंट है। चाइना पे 34% बढ़ाया है, यूरोपियन यूनियन पे 20%, इंग्लैंड को थोड़ा इन्होंने सहूलत दे दी और 10% बढ़ाया है इंग्लैंड पे। इवन इसराइल पे 17% बढ़ाया है, बांग्लादेश पे 37% बढ़ाया है। तो अब जो मेन प्रोडक्ट्स पाकिस्तान, बांग्लादेश की हैं ना, वो वही हैं जो तकरीबन इंडिया की हैं, जैसे टेक्सटाइल है, गारमेंट्स हैं। तो इस टाइप की चीज़ें, अब भारत को तो 26% टैक्स लगाए, पाकिस्तान 29% और बांग्लादेश 37%। फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश में टेक्सटाइल सेक्टर ख़ास तौर पे कमज़ोर होता जा रहा है। पाकिस्तान में कई फैक्ट्रियां, टेक्सटाइल फैक्ट्रियां और मिल्स
बंद होती जा रही हैं। बांग्लादेश में भी मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश का सत्यानाश किया हुआ है, और बांग्लादेश की तो सबसे बड़ी इंडस्ट्री टेक्सटाइल और गारमेंट्स की होती थी, तो अब उस पर 37% टैक्स बढ़ जाने से इनकी प्रोडक्ट कम बिकेंगी और एक्सपोर्ट पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। भारत एक देव है, ठीक है ना। अगर एक मिसाल है कि कहीं कोई तूफान आता है तो हाथी को इतना फर्क नहीं पड़ता जितना छोटे जानवर को पड़ता है। तो यह है कि भारत एक हाथी है, भारत को थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन इससे ये होगा कि भारत रिकवर भी जल्दी कर लेगा। और प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात है। अब एक मिसाल है कि टेक्सटाइल की ही मिसाल ले लें। अमेरिका में अगर टेक्सटाइल की खपत है, जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत से, थाईलैंड से, इन कंट्रीज से मेजॉरिटी आती है, तो आप मुझे ये बताएं कि जब खपत है और बांग्लादेश और पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स वहाँ पे बिकना कम हो जाएंगी, तो फिर भारत की प्रोडक्ट बिकेगी ना, और भारत इसको मैनेज कर लेगा। थाईलैंड में भी 36% टैरिफ बढ़ाया है, तो अब इनकी प्रोडक्ट्स ज़्यादा महंगी होंगी। भारत थोड़ा सा प्राइसेस कम करके टैरिफ के उसके हिसाब से, और अगर अपनी कंटिन्यूटी रखता है, तो मैं समझता हूँ कि वो जो टेक्सटाइल की जो रिक्वायरमेंट है वो तो कम नहीं होगी ना, क्योंकि आफ्टर ऑल टेक्सटाइल और गारमेंट्स की प्रोडक्शन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड में बहुत सस्ती है। और अमेरिका में ज़ाहिर है, एक मिसाल है कि अगर आप $15-20 पर आवर पे एक मजदूर रखते हैं तो उसकी प्रोडक्शन अमेरिका में बहुत महंगी है। तो कितना भी तारीफ कर लें, वो कम से कम उन प्रोडक्ट्स को अमेरिका के प्रोडक्ट्स के मुकाबले पे कम नहीं कर सकते। लेकिन इन भेजने वाले कंट्रीज़ को फ़र्क पड़ेगा, तो मैं समझता हूँ कि इसका काफ़ी असर होगा। अजीज़ दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप अपने पहले 3 कंट्रीज़ के जो ट्रिप हैं वो सऊदी अरब, इमारात और कतर बताए जा रहे हैं। Takes place next month. It could be next month, maybe a little bit later, yeah. And we're going to Qatar also, and also we're going to possibly a couple of other countries. UAE is very important. It's a great leader in UAE, and I had his brother here the other night. If you saw that, we had a wonderful guy, a wonderful family. So we'll probably stop at UAE and Qatar, and as I used to call it, Qatar. Nobody's ever told me right or wrong. I always like to say Qatar, but it's Qatar. They like to say Qatar. And Saudi Arabia, the 3 of them, and then we'll go other places also. But in the Middle East, those seem to be. सऊदी अरब ने प्रेसिडेंट ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट अमेरिका में करने का ऐलान किया। इमारात ने $1.4 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया, और कतर ने भी बहुत बड़ी रकम का इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है, जो कि कहा जा रहा है कि इमारात और सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट से भी काफ़ी ज़्यादा है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप, मैं आपको इलेक्शन की कैंपेन के दौरान से कह रहा हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप मीन्स बिजनेस, और वो अमेरिका में पैसा लाना चाह रहा है, चाहे किसी तौर पे भी हो। तो यह है कि इस सिलसिले में ज़ाहिर है फिर वो पहले इन 3 कंट्रीज़ का ट्रिप करेगा, तो बड़ी बड़ी डीलें होंगी, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट के अनाउंसमेंट हुई है। जब प्रेसिडेंट ट्रंप उन कंट्रीज़ में जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे कि ये ख़रीदेंगे, वो ख़रीदेंगे, ये फैक्ट्री में काम इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये उस वक्त पता चलेगा। अज़ीज़ दोस्तों, फ्रांस में जो पाबंदी लगी है मैरिन लोपेन के ऊपर, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इस वक्त चल पड़ा है मामला, और फ्रेंच लोग और बाकी भी यूरोपियन राइट विंगर्स या नेशनलिस्ट जो हैं बहुत गुस्से में हैं। और मैरिन लोपेन ने कहा है कि अगर प्रेसिडेंट मैक्रोन ये समझता है कि इस तरह वो मेरी पार्टी का रास्ता रोक लेंगे, तो मेरी पार्टी
खाली मैं अकेली नहीं हूँ, हम मैक्रोन को रास्ता खाली नहीं देंगे, हम उसका मुकाबला करेंगे, चाहे मैं रहूँ या ना रहूँ। मेरे होने ना होने से चीज़ें प्रेसिडेंट मैक्रोन के लिए बदलेंगी नहीं, हम उसको हर हालत में हराएंगे अगले इलेक्शन में, और हमारी पार्टी एक भरपूर मुकाबला करेगी मैक्रोन का। अजीज़ दोस्तों, इंग्लैंड और आयरलैंड में भी सूरत हाल काफ़ी नाजुक है। आपको बताया था मैंने कि यूनाइटेड किंगडम 4 पार्ट्स में है। यूनाइटेड किंगडम का एक हिस्सा है स्कॉटलैंड, एक हिस्सा है वेल्स, एक हिस्सा है इंग्लैंड और एक हिस्सा है नॉर्दर्न आयरलैंड। ये 4 मिल के यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनते हैं। तो नॉर्दर्न आयरलैंड में ये बोर्ड लगा है कि आप नोटिस करें कि अगर कोई भी मुसलमानों को यहाँ पे सेटल होने में मदद करता है, या इलीगल्स को या मुसलमानों को, दोनों को, तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा इसका। हम नज़र रखे हुए हैं चीज़ों पे। तो अजीज़ दोस्तों, नॉर्दर्न आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का वो हिस्सा है जो अभी तक माइग्रेंट्स और मुस्लिम्स की यलगार से बचा हुआ है काफ़ी हद तक। मैं अभी डेविड वैंस के साथ जिनीवा में था, तो काफ़ी हमारी लंबी लंबी डिस्कशंस हुई। तो मैंने कहा, डेविड तुम नॉर्दर्न आयरलैंड में रहते हो, वहाँ पे है मुसलमान? कहते ना होने के बराबर, कंपेयरिंग टू इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, ना होने के बराबर, बहुत कम है, और हम अभी तक इस बुराई से बचे हुए हैं। अजीज़ दोस्तों, ये नॉर्दर्न आयरलैंड की बात है। इंग्लैंड में सिचुएशन बहुत ख़राब है, और यहाँ पे ये जो हमारे मुसलमान हैं वो कह रहे हैं हमें इसकी परवाह नहीं, ब्रिटिश वैल्यूज़ क्या हैं और उनके कानून क्या हैं, हम शरिया लॉ को मानते हैं, हम आपकी कल्चर को पसंद नहीं करते, और हम आपकी तरह जुआरी और होमोसेक्सुअल नहीं हैं। Enforce the Muslims to take up their British values. Now we don't like your culture. We don't like your gambling and your homosexuality and your promiscuity and your man-made laws. We don't like that. I think what we've got is better. We'll keep to that. No thanks. We believe that Islam is the best way of life, and the Islamic way of life is the best. The Sharia is the best law, and we believe sovereignty is only for Allah, and this is why we stick firm to it. तो भाई साहब, क्या कर रहे हो फिर इधर? आपको अगर ये सब नहीं पसंद, तो आपको यहाँ पे किसी ने दावत दे के तो नहीं बुलाया? आप चले जाएं इधर से, अब अफगानिस्तान जाए ना, वहाँ पे आपको जुआ भी नहीं मिलेगा, आपको गैम्बलिंग भी नहीं मिलेगी, आपको शरिया लॉ भी मिल जाएगा। आप वहाँ चले जाएं, आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? तो अजीज दोस्तों, इस सिलसिले में मैं आपके सामने एक डिटेल्ड साइकोलॉजिकल एनालिसिस रखूँगा। मैंने आपको बताया था कि एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं साइकोलॉजी के, जिनसे मैं मिला था लास्ट मंथ, और तो मेरी मुलाकात एक साइकोलॉजी के रिटायर्ड प्रोफेसर साहब से हुई थी, और उन्होंने एक किताब भी लिखी थी मोदी जी के ऊपर, और यह है कि काफ़ी उनके साथ डिटेल में डिस्कशन हुई थी। उन्होंने अभी मुझे एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेजी है, जिसमें वो बता रहे हैं कि किस तरह साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट बता रहे हैं। यहाँ के जो गोरे हैं इंडिजिनियस ब्रिटिश, यहाँ के जो हिंदू हैं और मुसलमान, और उनके रवैये, उनकी सोच के बारे में उन्होंने एक एनालिसिस भेजा है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। और उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है, तो 3-4 दिनों में मैं उनका एक इंटरव्यू करना चाह रहा हूँ। उनकी बड़ी स्टडी है प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर, और वो साइकोलॉजी एक्सपर्ट हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर समझा सकते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप क्या करना चाह रहे हैं और क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। उस पर गुफ्तगू उनके साथ बहुत इंटरेस्टिंग होगी। फिल वक्त मैं आपके सामने ये उनकी वीडियो छोड़ के जा रहा हूँ, जो कि ज़रूर आप सुनिएगा। वो बड़ी सिंपल इंग्लिश में वीडियो है, जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, और इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि ब्रिटिश जो मेन 3 कंपोनेंट्स हैं, हिंदूज़, मुस्लिम्स और
इंडिजीनियस ब्रिटिश, उनकी सोच में क्या फ़र्क है। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्टिंग। नमस्ते आरिफ भाई, कैसे ठीक हैं आप? आपको शायद याद होगा कि हम 3-4 वीक पहले हीथ्रो एयरपोर्ट पे मिले थे, मैं डॉक्टर शिरालकर। तो उस समय आपसे बात हुई थी और मैंने आपको बोला था कि मैं पॉलिटिकल साइकोलॉजी के फील्ड में काम कर रहा हूँ। मेरी किताब भी आपको मैंने दी थी। तो अभी ये वीडियो मैसेज इसलिए मैं आप मेरे दिमाग में आया कि आपको भेज दूं, क्योंकि आपके वीडियो तो मैं देखता रहता हूँ। लेकिन आज आपने जो वीडियो पोस्ट किया वो इंग्लैंड में जो हिंदू है उनके बारे में, तो उसके टॉपिक पे I have thought about it, and I have some comments to make from a political psychology perspective. So I thought that you might be interested. You can use these comments in if you feel appropriate and if you like them, so you can share them with others. Otherwise, we will just talk it ourselves. So I have already been thinking about why British people have different reactions to Hindus and Muslims, and how do they deal with Muslims differently, and why is it so, and what can be done. So I'll share my first interaction regarding this. When I came to Birmingham about 20 years ago, there was a discussion arranged by Hindu Kashmiris, and they invited local British MP, Gora tha wo, I forgot his name. And then there was a discussion about Hindus, Kashmiri Hindus, and their difficulties and all. This was about 20 years ago, when the terrorism or the Kashmir problem was at its peak. So people, Indian, Hindus, Kashmiris put their case, and that MP was very blunt in telling the audience that, look, you say one thing, the Muslims have different version, we have our own interpretation of things. And then he explained what their side is. That apart, but I have been thinking, why is it so? So here are some psychological explanations from my view about this issue. So what I see is that there are three different kind of British people who have got versions or opinions about it. Ordinary British people, then think tank or the people who are interested in politics in general, and then the people in government or powerful people, the real people whose decision matters. So let's talk, and there is some commonality between these three as well. So firstly, as you know, that British people don't have much interest or keenness about religion as such. Forget about Muslims or Hindus, they don't have even Christianity. The affiliation or interest in the religion has gone down. So they have different perspective, different kind of attitude towards religion in general. That is one thing. So they're not too much bothered about differentiating, spending their thinking time, or even think about who is doing what. Ordinary English people. There are people who have got some views about religion and race, and those are kind of people, they comment on Pakis or all those things. They are not much interested. They don't give damn about religion. It is just about the identity, and either they're dismissive, or there are even some people who do respect other religions. I'll give you one example. I think if you have gone to any Muslim wedding, and if you have seen people invited, the Christian people, local English people, they do respect whatever their rituals are. I have seen in Hindu weddings, to the extent that when these British people are invited for Hindu weddings, they are more receptive, they are more attentive than even Hindu people. So they are quite sincere about it. So it is their respect. Ordinary British people I'm talking about. Now, those people who are interested in politics in general, again, they have got different
attitude towards Hindus and Muslims. They pick up the more negative things about Hindu religion than they do pick up about Muslims. And as you know, then there is a debate about why these left-leaning people or socialist people have more affiliation to Islam. That is another topic to discuss. I won't discuss that, but we know that those socialists or liberals have more inclination towards Islam than Hindus. So that is about those so-called people interested in politics. And as far as the politicians are concerned, the bureaucrats or the decision-making people are concerned, I think that they have got a different attitude towards this religion. One, they don't give much damn about what Muslims are doing, the disturbances they're causing, the problems they're causing right now, because they think that they can control it whenever they need to or whenever they feel like. We must remember that they did rule most of the Middle East at some point, and many Muslim countries were under their control. So they have confidence that if it comes to, they will control them. So that is their, I don't know how true it is, but that is their confidence. Secondly, as you know that they don't want to give too much time or create negative impression about being high-handedness for, according to them, minor Muslim troublemakers. Unless it might give an image to them that they are against Muslims. And thirdly, that their financial relations with the Middle East. They don't want to disturb their financial interest in Muslim countries because how they treat Muslims in their countries. So this is the psychological differences between the way the local British people, see Muslims and Hindus. So this was just a brief idea. I mean, there are still more deep thoughts, ideas about it, but I just thought that I would like to share with you if you find them interesting, and then we can discuss them in detail on this topic, the psychological aspects of how local British people look at Hindu-Muslim thing, how they did look at it in the past,